नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है जीवन। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी नगरपालिका अधिनियम पढ़ा है वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं होगी। इसके अलावा सभी ने वो बातें भी याद कर ली होगी जो हमारे द्वारा यहाँ पर अलग अलग सेशंस के अंदर पढ़ी गई है। आज हमारे इस सेशन के टॉपिक जो रहेंगे वो हमारे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 रहेंगी। जब हम लोग धारा 7, 8, 9 को देखते हैं तो ये दिखने में छोटी है और लगने के अंदर भी छोटी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ धाराएं जो छोटी होती हैं और सीधी सीधी होती हैं उनसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए जब कभी भी हमारे को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ना होता है तो गहराई में जाके पढ़ना होता है, क्योंकि जो चीजें सरफेशियल होती है वो कभी भी उड़ सकती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि समुद्र का वही पानी उड़ता है जो सरफेस पर होता है, कपड़ों से वही पानी के कण उड़ते हैं जो सरफेस पे होते हैं, जो गहराई में है वो कभी भी उड़ नहीं सकते। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जीवन बढ़िया चल रहा है। तो चलो हम लोग आज देखते हैं उन्हीं सेक्शंस को जिनके बारे में हमें आज चर्चा करनी थी। तो सबसे पहला सेक्शन है 7। तो इसमें जो बेसिक एस्पेक्ट रहेगा वो ये भी रहेगा कि मैं हमेशा यही बोलता हूं कि हम लोग बेरेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो बेरेक्ट को भी हम लोग गहराई में जाके पढ़ते हैं। तो बेरेक्ट के अंदर जो जो बातें लिखी गई है एक भी बात को हम लोग यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, फिर उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सभी को जीतू सर एप्लीकेशन ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं है। जो कानून कहता है वही बातें हम लोग पढ़ रहे हैं और भविष्य में यही बातें एग्जाम के अंदर पूरी श्योरिटी के साथ में आएगी। सेक्शन 7 का जो क्लोज 1 है, जब हम लोग सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो उसके अंदर टेन्योर बताया गया, पदावधि, यानी हम लोगों ने जो नगरपालिकाएं स्थापित की है उनका कार्यकाल जितना रहेगा, पदावधि जितनी रहेगी। और जब हम लोग सेक्शन 7 का क्लोज 1 पढ़ते हैं तो वहां पे टर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी के बारे में बात बताई गई है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है। एवरी म्युनिसिपैलिटी अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer। प्रत्येक नगरपालिका यदि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया गया तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक वह बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं रहेगी। तो ये जो भाषा है ये हमारे बेरेक्ट की है। सबसे पहले हमारे को ये बात पता रहनी चाहिए कि हमारा जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसकी धारा किस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज पर, धारा 7 किस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज पर लागू होती है। तो धारा 7 खुद ही ये कहती है, उसका क्लोज 1 ये कहता है कि ये जो धारा 7 है ये सभी प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज पर लागू होगी। एवरी म्युनिसिपैलिटी, प्रत्येक नगरपालिका, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जब सेक्शन 4 पढ़ा था तो उसके जो प्रावधान थे वो नगरपालिका बोर्ड पे लागू होते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड के लिए वो अप्लाई हो रहे थे प्रोविजंस। तो धारा 7 ये कहती है प्रत्येक नगरपालिका, यानी प्रत्येक नगरपालिका की जो पदावधि है उसका जो टेन्योर रहेगा उससे रिलेटेड यहां पे प्रोविजन है। यदि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया गया हो, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी इससे एक बात हमारे को यह पता लगती है, पहले आगे की बात देखो फिर बात पता लगाएंगे। सेल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। तो यदि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया गया हो तो उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक वह बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। तो यहां से पहली बात हमें यह पता लगी कि जो धारा 7 है वो सभी प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज पर लागू होती है। It is applicable on all types of municipalities that were established under the section 5। तो जो धारा 5 के अंदर हम लोगों ने तीनों प्रकार की म्युनिसिपैलिटी बनाई है उन सब पर लागू होती है। और इसका जो सामान्य कार्यकाल बताया गया है, जनरल इसका जो टेन्योर रहेगा वो 5 वर्ष रहेगा। अब 5 वर्ष किससे रहेगा वो बात भी आर्टिकल 7 के क्लोज 1 ने बता दी, यानी प्रथम बैठक जो फर्स्ट मीटिंग यहां पर होती है उससे अगले 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा।
तो टेन्योर फिक्स कर दिया, प्रकार फिक्स कर दिए। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बता दी कि हर स्थिति के अंदर इनका जो कार्यकाल है, गुड इवनिंग, इनका जो कार्यकाल है वो हर कंडीशन में 5 वर्ष नहीं होगा। यानी जो ये एब्सोल्यूट सेंस में हम लोग इसे नहीं ले सकते। इसका मतलब होता है ये सेक्शन 7 क्लोज 1 कह रहा है कि 5 वर्ष से पहले भी म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल यहां पर समाप्त किया जा सकता है। म्युनिसिपैलिटीज कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर। तो इसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो अगर इस अधिनियम के उपबंधों के तहत इसे पहले विघटित नहीं किया गया है तो सामान्य परिस्थितियों में इसका कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। फिर बात आती है कि क्या किसी म्युनिसिपैलिटी को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के तहत पहले भी विघटित किया जा सकता है? तो हम लोग कहते हैं पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो क्या ऐसे कोई प्रावधान किए गए हैं? तो हमारा जवाब रहता है किए गए हैं। वो बात भी हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो जो सामान्य कार्यकाल रहा म्युनिसिपैलिटी का वह 5 वर्ष रहा। तो म्युनिसिपैलिटी को हम लोग 5 वर्ष से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग धारा 33 पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि जो अपील, इलेक्शन, पिटीशन लगाई गई थी उससे रिलेटेड जो सेक्शन 31, 32 है उसके फैसले आ गए हैं। तो धारा 33 ये कहती है कि राज्य सरकार यहां पर म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर सकती है अगर उसके सभी सदस्यों का इलेक्शन अपास्त कर दिया गया है, इफ देयर इलेक्शन इज सेट असाइड बाय द कोर्ट, या 2/3 से ज्यादा सदस्यों का यहां पे निर्वाचन अपास्त कर दिया गया है। तो उस स्थिति के अंदर म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पे जब भी म्युनिसिपैलिटी के पूरे सदस्यों का या 2/3 सदस्यों का जो इलेक्शन है वह सेट असाइड कर दिया गया है, यानी इलेक्शन उनका जो निर्वाचन है खारिज कर दिया गया है, तो राज्य सरकार पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी को यहां पे विघटित कर सकती है। तो यहां पे इस स्थिति में म्युनिसिपैलिटी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसके अलावा हम लोग जब धारा 322 देखते हैं, धारा 322, वहां पे राज्य सरकार ये कह सकती है कि ये जो म्युनिसिपैलिटी है व्यतिकर्मी है, डिफॉल्टर है, बाकायदा डिक्लेयर करेगी। ये जो म्युनिसिपैलिटी है इनकम्पिटेंट है, व्यतिकर्मी और असक्षम है, इनकम्पिटेंट एंड डिफॉल्टर, और म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर सकती है। तो जब हम लोग इन धाराओं को धारा 7 के साथ में पढ़ते हैं, when the clause 1 of section 7 is read with section 33 and section 322, जब धारा 7 का पहला उपबंध धारा 33 और धारा 322 के साथ में पढ़ा जाता है तो हमें यह बात पता लग जाती है कि राज्य सरकार के द्वारा म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विघटन किया जा सकता है। तो इससे हमारे को पता लगता है कि धारा 7 क्लोज 1 का संबंध इन धाराओं के साथ में भी है जहां पर म्युनिसिपैलिटी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। चलो, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से हो सकता है ऐसा, आदि एक दिक्कत हो सकती है ना। चलो आगे देखो तो समझ में आई ये चीज। अब हम लोगों ने कहा अगली बात क्या है, एक ये बता दिया कि 5 साल गिनेंगे कहां से, तो प्रथम बैठक से, फर्स्ट मीटिंग से। फिर एक खास बात यहां पे लिखी गई है कि इससे अधिक नहीं होगा। तो म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल हर हाल के अंदर 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम टेन्योर जितना हो सकता है म्युनिसिपैलिटी का, तो सीधा सा जवाब है सेक्शन 7 क्लोज 1 कहता है 5 साल। और सेक्शन 7 क्लोज 1 ने यह भी कह दिया नोट मोर देन दिस, नो लॉन्गर, इससे अधिक नहीं होगा। तो ये बातें हमारे को यहां से पता लग जाती है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बात यहां से निकल के आती है कि द वर्डिंग्स ऑफ 5 ईयर टेन्योर, यानी जो 5 साल के कार्यकाल से संबंधित यहां पे शब्द लिखे गए हैं, क्या वह एब्सोल्यूट है? क्या हर हाल के अंदर नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होगा? तो हम लोग कहते हैं हर हाल में नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं हो सकता। धारा 7 भी ये कहती है कि उसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। धारा 33 भी ये कहती है कि इसकी पदावधि को पहले ही समाप्त किया जा सकता है। धारा 322 भी ये कहती है। तो सेक्शन 7, सेक्शन 33 और सेक्शन 322, इन तीनों में यह बात बताई गई है कि नगरपालिका का कार्यकाल जरूरी नहीं पूर्ण 5 वर्ष ही हो, उससे पहले भी उसे समाप्त किया जा सकता है। क्लियर?
दूसरा क्या होता है, इससे रिलेटेड अलग अलग बातें हम लोग देखते हैं कि म्युनिसिपैलिटी हैज ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 ईयर। तो इसका जो निश्चित कार्यकाल होता है, अधिकतम निश्चित कार्यकाल हमसे पूछे कितना हो सकता है, तो आपने कहा 5 वर्ष होता है। प्रत्येक नगर पालिका की सामान्य पदावधि 5 वर्ष होती है। तो यहां पे सामान्य शब्द ऐड कर दिया, तो ये क्या एब्सोल्यूट टर्म है? तो हमने कहा नहीं है, ये सामान्य पदावधि यानी कम हो सकती है। क्या हमसे कोई सवाल पूछे कि म्युनिसिपैलिटी का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक हो सकता है, तो हम लोग कहें किसी स्थिति में नहीं होगा। बताओ ये बात कहां पर लिखी हुई है? तो आप कहोगे धारा 7 के क्लोज 1 में लिखी गई है। फिर अगली बात है 5 years आर काउंटेड फ्रॉम द डेट फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट मीटिंग, नोट फॉर द डेट ऑफ इलेक्शन और नोटिफिकेशन। 5 वर्ष की गणना प्रथम बैठक की तिथि से होती है, चुनाव परिणाम या अधिसूचना की तिथि से नहीं होती है। फिर बात आती है कि जब हम लोग इन 5 वर्ष की गणना करेंगे, रेकनिंग ऑफ दिस 5 ईयर, तो वो कौन सी तारीख से करेंगे? तो जब हम लोगों ने धारा 3 पढ़ी थी तो वहां पे अपॉइंटेड डे देखा था, नियत दिवस देखा था। यहां पे हम लोग देखते हैं प्रथम बैठक। तो ये जो प्रथम बैठक है इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी धारा 7 में दिया गया है, लेकिन यहां पे ये कहा गया है कि जब पहली बैठक होती है, इसका ये मतलब होता है कि पहली बार जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मिलते हैं, उसको प्रथम बैठक कहा जाता है। तो क्या अधिसूचना की तारीख को यहां पे प्रथम बैठक माना जाएगा? नहीं, क्योंकि जैसे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं तो यहां पे अधिसूचना जारी की जाती है, तो जो नोटिफिकेशन की तारीख है उससे 5 साल का कार्यकाल नहीं मानेंगे। तो क्या जो निर्वाचित होने की तारीख है उससे 5 साल मानेंगे? वो भी नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट बैठक से ही हम लोग ये 5 वर्ष मानेंगे। यदि अधिनियम के अनुसार पहले ही विघटित कर दी जाए तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इस बात पे तो हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया है कि नगर पालिका को पहले भी विघटित किया जा सकता है। मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात आती है सेक्शन 7 के क्लोज 2 के अंदर। तो इसमें 2 क्लोज है, एक एक्सप्लेनेशन है। तो क्लोज 2 देखते हैं, जो बंद 2 है वो क्या कहता है। म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन, विघटन के बाद गठित नगर पालिका की अवधि। तो हम लोगों ने जब क्लोज 1 पढ़ा तो उसके अंदर यह कहा गया कि कई नगर पालिका होती है या कुछ नगर पालिका होती है जिनका विघटन राज्य सरकार के द्वारा पहले भी किया जा सकता है। उसकी स्थितियां धारा 33, 322 में बताई गई है और प्रावधान धारा 7 में भी कर दिया गया है। तो अगर कोई म्युनिसिपैलिटी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो जब उसकी जगह पे नई म्युनिसिपैलिटी आएगी तो उसका कार्यकाल जितना रहेगा उससे संबंधित प्रावधान धारा 7 के क्लोज 2 के अंदर किया गया है। अब क्या होता है, शुरुआत में हम लोगों ने कहा 5 वर्ष कार्यकाल होगा इसका पूरा। कोई म्युनिसिपैलिटी थी वो 3 वर्ष कार्यकाल पूरा करी और उसको विघटित कर दिया गया, दैट म्युनिसिपैलिटी हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका बचा हुआ कार्यकाल कितना था? तो हमारा जवाब रहेगा 2 वर्ष इसका बचा हुआ कार्यकाल था। तो यहां पे 2 वर्ष के लिए क्या नई नगर पालिका बनाई जाएगी या यहां पे हम लोग प्रशासक नियुक्त कर देंगे? तो हम लोग कहेंगे यहां पे नई नगर पालिका बनाई जाएगी। वेरी गुड, रिमेनिंग पीरियड रहेगा। अब देखो इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या कहता है, फिर समझते हैं। ये सब भाषा डायरेक्ट की है ऊपर वाली, फिर नीचे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए म्युनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी, किसी नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसके विघटन पर गठित की गई नगर पालिका की बात धारा 7 के क्लोज 2 में कही जाती है। एक तो होती है सामान्य नगर पालिकाएं जिनको गठित किया जाता है पूरे 5 वर्ष के लिए, उनका प्रावधान कौन से क्लोज में? तो हम लोग कहेंगे धारा 7 के क्लोज 1 में किया गया है। और दूसरी वह म्युनिसिपैलिटी होती है जो सामान्य कार्यकाल के लिए बनी हुई म्युनिसिपैलिटीज के विघटन के बाद में उनकी जगह पर आती है। तो यानी चुनाव बीच में होके ये म्युनिसिपैलिटीज बनती है, इनका गठन किया जाता है। तो इनके कार्यकाल, इनकी पदावधि से रिलेटेड प्रावधान क्लोज 2 में किया गया है। A municipality constituted upon the dissolution of a municipality before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved municipality would have continued under subsection 1। अब ये सबसेक्शन किसका है? तो हम लोग कहते हैं 7 क्लोज 1 के बारे में ये बात कह रहा है। किसी नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पूर्व उसके विघटन पर गठित की गई नई नगर पालिका
केवल शेष बची हुई अवधि तक ही बनी रहेगी जितनी अवधि तक विघटित नगरपालिका उपधारा 1 के अधीन बनी रहती। तो ये क्लोज 2 ये कहना चाहता है कि अगर किसी म्युनिसिपैलिटी को गठित किया जाता है तो उसका सामान्य कार्यकाल धारा 7 क्लोज 1 में बताया गया है और वो होता है 5 वर्ष। लेकिन धारा 7 क्लोज 1 ये भी कहती है किसी भी नगरपालिका को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही डिसॉल्व विघटित किया जा सकता है। एनी म्युनिसिपैलिटी कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर इट्स टेन्योर कंप्लीशन। तो कार्यकाल पूरा हो उससे पहले भी विघटित कर सकते हैं। तो जैसे यहां पे 5 साल का कार्यकाल था, 3 साल उसने कार्यकाल किया और उसको विघटित कर दिया गया, अब उसका कार्यकाल बचा हुआ है 2 वर्ष। तो क्या यहां पे जो नई नगरपालिका बनेगी वह 5 साल कार्यकाल के लिए बनेगी या केवल बचे हुए कार्यकाल के लिए बनेगी? तो हम लोग कहेंगे दैट म्युनिसिपैलिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो जो शेष बचा हुआ कार्यकाल है उसी के लिए उसे गठित किया जाता है। जब हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो अगर किसी राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है तो उनकी जगह पे जो नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं वो पूरे 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, उनका बचा हुआ कार्यकाल नहीं होता है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी का बचा हुआ कार्यकाल होता है। तो यहां से हमें कुछ बातें पता लगी, वो हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इसे चुनाव से रिलेटेड 2-3 बातें हमारे को पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, चुनाव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं आम चुनाव, एक तो अभी आम का मौसम चल रहा है, आम चुनाव जिन्हें हम लोग जनरल इलेक्शन कहते हैं। किसी भी संस्था के पूरे कार्यकाल के लिए जब चुनाव करवाए जाते हैं उन्हें हम लोग आम चुनाव कहते हैं। जैसे नई लोकसभा गठित करनी है तो उसके लिए जो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव होते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए जो 2023 में चुनाव हुए थे वो आम चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए वो जनरल इलेक्शन थे। तो पूरी लोकसभा विधानसभा गठित की जाती है। वैसे ही म्युनिसिपैलिटीज के जो 2020 में चुनाव हुए थे वो आम चुनाव हुए थे। अभी 2026 में जो चुनाव होंगे वो भी आम चुनाव होंगे, जिससे पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए म्युनिसिपैलिटीज को गठित किया जाएगा। अब हम लोगों ने कहा कि धारा 33, धारा 322 ऐसे प्रावधान करती है कि बीच में ही पूरी की पूरी म्युनिसिपैलिटी को ही खत्म किया जा सकता है। तो मध्य अवधि के अंदर वो भी चुनाव हो जाते हैं, तो उन्हें हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कह देते हैं, मध्यावधि चुनाव कह देते हैं। इसके अलावा एक और चुनाव होते हैं जिन्हें हम लोग बाई इलेक्शन कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। कई बार क्या होता है 2-4 पोस्ट खाली हो जाती है, जैसे 2-3 एमपी की पोस्ट, एमएलए की पोस्ट, या यहाँ पे पार्षद की पद खाली हो जाते हैं। तो उनके लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं, पूरी म्युनिसिपैलिटी के लिए चुनाव नहीं है, पूरी लोकसभा, पूरी विधानसभा के लिए चुनाव नहीं होते, केवल कुछ पदों के लिए चुनाव होते हैं, उन्हें हम लोग बाई इलेक्शन, उपचुनाव कह देते हैं। तो यहां पे कंडीशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया, विघटित कर दिया गया है, नई म्युनिसिपैलिटी का गठन किया गया, तो उसका बचा हुआ कार्यकाल कितना है? तो हमने कहा जो ओरिजिनल म्युनिसिपैलिटी थी जिसका टेन्योर 5 वर्ष रहना चाहिए था, जो बात हम लोगों ने धारा 7 की उपधारा 1 के अंदर देखी है, तो उसका बचा हुआ कार्यकाल इस नवगठित नगरपालिका का कार्यकाल होगा। तो ये सामान्य बात हमें यहां पे पता लगती है। और इसको हम लोग कुछ देखते हैं तो वो पाते हैं, इफ अ म्युनिसिपैलिटी इज डिसॉल्व्ड बिफोर कंप्लीटिंग 5 ईयर, तो उससे रिलेटेड प्रावधान कहां पर है? तो धारा 7 क्लोज 2 में। यदि नगरपालिका का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग कर दिया जाता है तो उसके स्थान पर बनी नई नगरपालिका को नया 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं मिलेगा, बल्कि केवल शेष बची हुई अवधि तक ही कार्य करेगी। द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड म्युनिसिपैलिटी डज नॉट गेट अ फ्रेश 5 ईयर टर्म, इट शैल ओनली वर्क फॉर द रिमाइंडर पीरियड, इट सर्व्स ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द ओरिजिनल म्युनिसिपैलिटी। तो ये केवल उसका कार्यकाल पूरा करने के लिए म्युनिसिपैलिटी गठित की जाती है। तो धारा 7 में कितनी उपधाराएं देखी? हमने कहा 2 उपधाराएं देखी। पहली उपधारा क्या कहती है कि म्युनिसिपैलिटी का यानी प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। प्रत्येक नगरपालिका को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी विघटित किया जा सकता है। एवरी म्युनिसिपैलिटी कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर। अब उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे तो उसके बारे में हम लोगों ने बात कही ना कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे डिसॉल्व किया जा सकता है।
तो किसी भी म्युनिसिपैलिटी को धारा 7 में जब डिजोल्व किया जाएगा, उसे विघटित किया जाएगा, तो कैसे विघटित किया जाएगा, कौन सा अधिनियम काम करेगा? तो धारा 7 का क्लोज 1 यही तो कहता है कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत भी उसे विघटित किया जा सकता है। अन्य प्रावधान हम लोगों ने धारा 33, धारा 322 के अंदर देख लिया, तो वो बात भी हमें पता लगी। और अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? 5 वर्ष। क्या 5 वर्ष से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये बात हम लोगों ने धारा 1 में देखी, धारा 7(1) में देखी, फिर धारा 7(2) के अंदर देखा कि अगर किसी म्युनिसिपैलिटी को पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है, जैसा कि प्रावधान धारा 7 के उपधारा 1 में था, तो उसका कार्यकाल जो रहेगा, उसका टेन्योर पदावधि रहेगी, वो बची हुई पदावधि रहेगी, जिस नगरपालिका का गठन किया जाता 5 वर्ष के लिए। फिर हम लोगों ने एक बात देखी थी धारा 7(1) के अंदर कि जो 5 वर्ष की गणना की जाएगी, कि जब 5 वर्ष की गणना की जाएगी तो वो प्रथम बैठक से होगी। तो प्रथम बैठक का जो स्पष्टीकरण है वो धारा 7 में दिया गया, एक्सप्लेनेशन की फर्स्ट मीटिंग का मतलब क्या होगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, तो ये जो प्रथम बैठक है जिसका स्पष्टीकरण धारा 7 में दिया गया है, वो केवल धारा 7 के लिए ही यहां पर समझी जाए। तो इस धारा 7 के लिए जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट मीटिंग, उसका मतलब क्या है? द मीटिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शन। इस धारा मतलब धारा 7 के प्रयोजन के लिए प्रथम बैठक से अभिप्राय सामान्य निर्वाचन, सामान्य निर्वाचन का मतलब है जो निर्वाचन पूरी नगरपालिका के गठन के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता, सामान्य निर्वाचन के तुरंत पश्चात, यह खास बात है, इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शन, हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द जनरल इलेक्शन, यानी जैसे ही चुनाव हुए उसके तुरंत बाद में जो पहली बैठक की गई और उसके अंदर सभी पार्षदों को बुलाया गया, उनकी जो पहली बैठक होती है उसे हम लोग प्रथम बैठक कहते हैं, और उससे गणना चालू हो जाती है अगले 5 वर्ष की। ये यहां पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है। इसी के साथ में हमारी धारा 7 होती है पूरी। तो अन्य जो धाराएं हैं उनके साथ में भी हम लोगों ने इसका संबंध देख लिया। ऐसे ही जब हम लोग धारा 8 पढ़ेंगे तो वहां पर भी अन्य धाराओं के साथ में उनका संबंध देखेंगे। तो सभी जो सेक्शंस हैं उनका इंटर रिलेशन भी है अलग अलग सेक्शंस के साथ में। तो आमतौर पे क्या होता है, जैसे आरएस के अंदर जो सवाल बनते हैं, जैसे आरएस 2018 मेंस में एक सवाल बना था, धारा 355 और धारा 356 का इंटर रिलेशन पूछ लिया था, नहीं आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 का इंटर रिलेशन पूछ लिया था। तो अलग अलग जो आर्टिकल्स होते हैं उनका इंटर रिलेशन पूछ लेते हैं पॉलिटी के अंदर। वैसे ही हमारा ये लीगल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शंस रहेंगे उनका इंटर रिलेशन पूछ लेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने धारा 7 में धारा 33, धारा 322 का इंटर रिलेशन देखा, हालांकि लिखा हुआ नहीं है धारा 7 में, लेकिन उसने कह दिया ना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के तहत विघटित नगरपालिका, तो यानी विघटित वहां पर होती है, तो उनको हम लोगों ने जोड़ लिया। ऐसे ही जब हम लोग धारा 8 पढ़ेंगे तो वहां पर भी धारा 8 का संबंध अलग अलग सेक्शंस के साथ में वो समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम लोग इस बैरेट की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी चीजों को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है जिनका संबंध धारा 7 के साथ में था। हाँ, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये मान के चलना कि ये जो पार्ट भी है ये इस बार बता देगा कि ईओ कैसे बना जाता है। 2 बार इलेक्शन दे दिया तो इसको लाइट ले लिया कि कैसे भी पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर पेपर सही ढंग से बना दिया गया तो सिलेक्शन पार्ट भी ही करवाएगा। तो फिर जैसे किसी के 10 सही होंगे, किसी के 12 सही होंगे, अगर किसी ने 20-25 सही कर दिया तो बहुत ही धुरंधर माना जाएगा, और 30 से ज्यादा सही करने वाला तो हर हाल के अंदर सेलेक्ट ही होगा। तो सिलेक्शन करवाने वाला ये पार्ट बनेगा, और हम लोग डिटेल के अंदर देख रहे हैं तो किसी प्रकार की चिंता होनी भी नहीं चाहिए आपके। और बस सामान्य चीजें, बस उनको एक्सप्लेन और समझना है अपने को। और पहले भी मैंने कहा बैरेट लाने की जरूरत नहीं है, सभी बातें हम लोग यहां पर देख रहे हैं। क्लियर? सब चीजें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है कभी भी पूछा जा सकता है। आगे देखो सेक्शन 8, म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू वेस्ट इन द म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। जब हम लोग इस सेक्शन को सामान्य तौर पे पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होता है।
यानी नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम का शासन नगर परिषद, नगर पालिक बोर्ड, नगर निगम में निहित होगा। सामान्य यही माना जाता है। किसके माध्यम से निहित होगा? तो हम लोग कह देते हैं अध्यक्ष के माध्यम से निहित होगा। ये 3-4 बातें हमारे को धारा 8 से रिलेटेड पता होती है, लेकिन जब हम लोग इसका डायरेक्ट पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि केवल इन 4 तथ्यों के पता होने से ये श्योरिटी नहीं आ जाती कि धारा 8 से रिलेटेड सारे सवाल हम लोग सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इन बातों के अलावा भी धारा 8 में लिखी हुई है। अब उन्हीं को हम लोग समझते हैं और आगे पढ़ते चलते हैं। देखो, एक्सेप्ट एज इन दिस एक्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अब जब हम लोग लीगल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो ऐसी बहुत सारी जगहों ऐसी बातें लिखी गई है। तो एक्सेप्ट एज इन दिस एक्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी शेल वेस्ट इन द म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल और एज द केस में बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थ्रू देयर चेयरपर्सन्स which shall stand charged with the duty of carrying out the provisions of this act subject to the limitations and restrictions specified therein। तो ये तो बहुत सारी बातें आ गई, तो उन्हीं बहुत सारी बातों को हमारे को इस सेशन में समझना है। देखो, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, पहले इसको तोड़ते हैं, किसी नगरपालिका का नगरपालिका शासन, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों को उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बंधों के अधीन रहते हुए कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे। तो यानी सवाल बनने के अलग अलग एरियाज हमारे को यहां पे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, यानी हम लोगों को यहां से ये बात पता लगी, जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा एक्सेप्ट एज इन दिस एक्ट अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, दिस मींस दिस सेक्शन 8 इज नॉट एब्सोल्यूट। ये जो धारा 8 है, क्या ये पूर्ण धारा है? तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये अपूर्ण धारा है। क्या इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो हर हाल के अंदर मान्य होंगे? तो हम लोग कहेंगे नहीं। क्या इनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? तो हम लोग कहेंगे नहीं। जैसा हम लोगों ने धारा 3(10) में देखा था कि जहां पे धारा 3 आएगी वहां पे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का कोई सा भी प्रावधान आओ, धारा 3 ही लागू होगी। इस राजस्थान में कोई भी कानून जो प्रवर्त विधि है, कोई भी कानून जो प्रभावी है, अगर वो धारा 3 से इत्तेफाक रखता है तो धारा 3 ही प्रभावी होगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में अगर वो धारा 3 से इत्तेफाक रखता है तो भी धारा 3 ही प्रभावी रहेगी। लेकिन जब हम लोग धारा 8 पढ़ते हैं तो वहां पे पाते हैं कि धारा 8 एब्सोल्यूट नहीं है। धारा 8 को इस अधिनियम की दूसरी धाराओं के द्वारा, दूसरे प्रावधानों के द्वारा दबाया जा सकता है। यानी जब तक कि अन्य धाराओं में कोई विशेष बात नहीं कही गई है तब तक ही हमारे को धारा 8 को मानना है। तो इससे रिलेटेड अगर इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट आता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और समझ लेंगे तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं क्या कहता है। यानी ये जो धारा 8 है ये अन्य धाराओं पर प्रभावी नहीं है। इस धारा 8 पर अगर कहीं पर भी एक्सप्रेसली, यहां पे एक्सप्रेसली कोई प्रावधान कर दिया गया है तो वही प्रभावी माना जाएगा। वो समझ में आ जाएगा। देखो भी फिर क्या लिखा हुआ है, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, मतलब इस धारा में जो बातें लिखी गई है इससे विरोधाभास रखने वाली बातें अन्य धाराओं में भी लिखी गई है। किसी नगरपालिका का नगरपालिक शासन, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद या यथास्थिति नगर निगम में उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होगा। इससे तो सामान्य बात है, ये तो पता लग गया कि नगरपालिका का शासन किसमें निहित होता है। तो हम लोग सीधा सा जवाब देते हैं नगरपालिका में निहित होता है। जैसे नगरपालिक बोर्ड का शासन किसमें निहित रहेगा? तो नगरपालिक बोर्ड में। द म्युनिसिपल गवर्नेंस ऑफ द म्युनिसिपल बोर्ड शैल बी वेस्ट इन द म्युनिसिपल बोर्ड। वैसे ही म्युनिसिपल काउंसिल की गवर्नेंस म्युनिसिपल काउंसिल में वेस्ट रहेगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो यथास्थिति जो भी स्थिति होती है, तो जयपुर नगर निगम का शासन किसमें निहित है? तो हम लोग कहेंगे जयपुर नगर निगम में। कुचामन नगर परिषद का शासन किसमें निहित है? तो कुचामन नगर परिषद है। फिर बात आती है किसके माध्यम से? तो यही धारा 8 जवाब देती है उनके चेयरपर्सन के माध्यम से।
थ्रू देयर चेयरपर्सन। इन्हीं नगर पालिकाओं में उनका शासन निहित होता है। फिर अगली जो बात है, जो इस अधिनियम के उपबंधों को उसमें विनिर्दिष्ट परिसीमाओं तथा निर्बंधों के अधीन रहते हुए कार्यान्वित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे। अब यहां पे इन नगर पालिकाओं को जब शासन दिया है, इन नगर पालिकाओं में जब शासन निहित किया है और इनका माध्यम बनाया अध्यक्ष को, तो उनको जिम्मेदारी भी धारा 8 देती है कि ये जो हमारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, इसके अंदर जो प्रोविजंस यहां पर ऐड किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं, उनको कार्यान्वित करना इनका कर्तव्य होगा। दिस इज देयर ड्यूटी। तो यहां पे इनके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए ये लोग होंगे कर्तव्यबद्ध। ये कौन सी धारा में बात कही गई है? तो हम लोगों ने कहा धारा 8 में। इसीलिए तो इनमें शासन निहित किया गया ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों को ये क्रियान्वित करवा सके। फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट, द म्युनिसिपल गवर्नेंस इज वेस्टेड इन द म्युनिसिपैलिटीज थ्रू देयर चेयरपर्सन्स। लेकिन क्या यहां पर जब इन प्रावधानों को ये कार्यान्वित करवाते हैं, यानी इस अधिनियम में जो अलग अलग प्रावधान हैं उनका जब ये क्रियान्वयन करवाते हैं अध्यक्ष वगैरह, या म्युनिसिपैलिटी जब इस शासन को चलाएगी, तो क्या ये एब्सोल्युटली चला सकती है? क्या इस पर किसी प्रकार की कोई रोक है? क्या इस पर किसी प्रकार की कोई परिसीमाएं, लिमिटेशन है या रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो हम लोग कहेंगे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो यहां पर इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं और निर्बंधों के अधीन रहते हुए ही ये इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करवाने के लिए कर्तव्यबद्ध है। अब ये तो बारी बारी बातें हो गई। अब इनको थोड़ा सा सरल तरीके से हम लोग समझते हैं क्या क्या बातें कही गई है। देखो, पहले देख लेते हैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो लिख के समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेक्शन 8 डिक्लेयर्स हु एक्सरसाइज म्युनिसिपल गवर्नेंस। नॉर्मली द पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी इन म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। The governance is exercised through their chairpersons who are responsible for implementing the provisions of the act. However, these powers are exercised subject to the limitations and restrictions provided in the act. हिंदी में देखिए, धारा 8 ये निर्धारित करती है कि नगरपालिका का शासन किसके पास में निहित होगा। तो हमने कहा नगर पालिकाओं का शासन नगर पालिकाओं में निहित होता है यथा स्थिति। नगर पालिक बोर्ड है तो नगर पालिक बोर्ड में, नगर परिषद है तो नगर परिषद में, नगर निगम है तो नगर निगम के अंदर। तो सामान्यतः नगर पालिका का शासन प्रशासन नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में निहित होता है। और किसके माध्यम से उसका संचालन कौन करता है? तो अध्यक्ष के माध्यम से यह निहित किया जाता है। अब अध्यक्ष का कर्तव्य है कि इस अधिनियम के सभी प्रावधानों को वह लागू करे, किंतु यह अधिकार अधिनियम में निर्धारित परिसीमाओं और निर्बंधों के अधीन रहेगा। यह बात भी यहां पर ऐड कर दी गई है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, पहले देख लो फिर वो चीजें समझा दूंगा। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो, यदि अधिनियम किसी अन्य धारा में अलग व्यवस्था दी गई है तो वही लागू होगी। नगरपालिका शासन नगरपालिका में निहित होगा। नगरपालिका शासन किसी बाहरी संस्था में नहीं बल्कि नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में निहित होता है। तो यहां पे बात क्या कही गई है? जब तक अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। मतलब धारा 8 के अलावा भी अलग अलग जगह हैं जहां पर प्रावधान किए गए हैं कि नगरपालिका का शासन कैसे संचालित होगा। तो हम लोगों ने धारा 8 में तो कह दिया नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होता है उनके अध्यक्षों के माध्यम से। यानी अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी है, नगरपालिकाओं को यह जिम्मेदारी है कि आप इस राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करवाओगे, उसके लिए आप कर्तव्यबद्ध हो, आप ड्यूटी बाउंड हो। लेकिन जब हम लोग सेक्शन 39 देखते हैं, रिमूवल ऑफ द मेंबर्स, तो क्या नगरपालिका अपने सदस्यों को हटा सकती है? क्या नगरपालिका का अध्यक्ष सदस्यों को हटा सकता है? तो हम लोग कहते हैं नहीं। तो सदस्यों को हटाएगा कौन? तो जवाब मिला राज्य सरकार।
तो हम लोगों ने तो कहा था नगरपालिका का शासन नगरपालिका में निहित होता है और अध्यक्षों के माध्यम से, और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों को लागू करवाना है। लेकिन यहां पर यह भी तो कह दिया ना कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन धारा 8 रहेगी, ना कि अन्य प्रावधान धारा 8 के अधीन रहेंगे। तो सेक्शन 39 कहता है इसके सदस्यों को हटाया जा सकता है। हटाता कौन है? राज्य सरकार। मतलब अध्यक्ष नहीं हटा सकता, मतलब नगरपालिका नहीं हटा सकती। फिर हम लोग जब धारा 43 में पहुंचे तो यहां पर जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव भी नगरपालिका अपने अनुसार करवाती है, या इस अधिनियम के अंदर जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार होता है। तो हम लोगों ने कहा नगरपालिका नहीं करवाती, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यहां पर चुनाव होता है। तो सेक्शन 43 हम लोगों ने देख लिया कि अध्यक्ष जी खुद भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनेंगे। फिर कहा अध्यक्ष जी की कोई जिम्मेदारी वगैरह होती है, कोई पावर्स ड्यूटीज होती है। तो हम लोगों ने जब सेक्शन 48 पढ़ा तो उसमें अध्यक्ष जी की खुद की पावर्स एंड ड्यूटीज बता दी, यानी उनको लिमिट कर दिया। तो क्या अध्यक्ष के अलावा कोई दूसरी संस्था है जिसके पास में भी पावर ड्यूटीज होती है इस अधिनियम से रिलेटेड? तो जैसे हम लोग सेक्शन 49 की तरफ बढ़े तो वहां पे देखा चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, मुख्य नगरपालिक अधिकारी की भी शक्तियां और कर्तव्य होते हैं और उसको जिम्मेदारी दी गई है, तो उसके अधीन वह कार्य करेगा। 51 नगरपालिका की बैठकें कैसे आयोजित होगी? तो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया इस अधिनियम ने, 60 दिन। कमिटीज बना दी हम लोगों ने धारा 55 के अंदर। क्या केवल यहीं तक सीमित है? तो यानी ये जो अध्यक्ष हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत यहां पर नगरपालिका का शासन संचालित होगा। सेक्शन 337 इस अधिनियम में बातें वो तो ठीक है, लेकिन जो नियम बनाए जाएंगे उनके अनुसार शासन संचालित होगा। तो यहां पे 337 में नियम बनाए जा सकते हैं और उनके अनुसार शासन संचालित होता है नगरपालिकाओं का। एक खास बात और जो हम लोगों ने देखी थी कि जब कभी भी यहां पे इस नगरपालिका के द्वारा, इसके अध्यक्षों के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करवाया जाएगा, whenever the chairpersons are implementing the provisions of this act, they shall come under the ambit of limitations and restrictions as provided in section 8 and other provisions of this article, this act। तो हम लोगों ने देखा कि एक धारा है, धारा 312, नगरपालिका ने कोई आदेश निकाल दिया और राज्य सरकार को लगता है वो जनता के हित में नहीं है, हिंसा भड़क सकती है, उसके निष्पादन पे रोक लगा सकती है, यानी उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं होगा। तो ये जो हम लोग धाराएं देख रहे हैं, बहुत सारी धाराएं देख सकते हैं। एक सामान्य जब हम लोग देखते हैं, और मुख्यतः यही धाराएं हैं जिनके द्वारा धारा 8 को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये धाराएं धारा 8 को रेस्ट्रिक्ट करती है। तो इन सभी धाराओं का संबंध सीधे तौर पे धारा 8 के साथ में है। तो केवल धारा 8 में हमारे को यह बात नहीं याद रखनी है कि उसमें यह कहा गया है नगरपालिकाओं का शासन नगरपालिकाओं में निहित होता है और वह उनके अध्यक्षों के माध्यम से निहित होता है। नहीं, धारा 8 इस अधिनियम की अन्य धाराओं के जो प्रावधान है उनके अधीन रहेगी। और यहां पर जो जिम्मेदारी दी गई है अध्यक्ष को कि इस अधिनियम के प्रावधानों को आप लागू करवाओगे, वह जो जिम्मेदारी है वह भी रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन के अधीन रहेगी, यानी निर्बंधन और परिसीमाओं के अधीन रहेगी। इसी अधिनियम की अन्य धाराओं में जहां पे ऐसा प्रावधान किया गया है उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे सभी बातें देख भी ली है। समझ में आया? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर देखो, ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, अधिनियम को लागू करने का दायित्व जिसका होता है अध्यक्ष और नगरपालिका का प्रमुख दायित्व है। अधिनियम के उपबंधों का पालन करना, अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करना, नगरपालिका प्रशासन का संचालन करना, लेकिन ये परिसीमाओं और निर्बंधनों के अधीन रहेंगे। रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस इन पर अप्लाई होगी। अध्यक्ष या नगरपालिका को असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं है, ये खास बात है धारा 8 की। तो अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है म्युनिसिपल गवर्नेंस शैल वेस्ट इन द म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपैलिटीज शैल हैव द एब्सोल्यूट पावर, तो हम लोग कहेंगे नहीं, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग इटसेल्फ। और धारा 8 ही उसे रॉन्ग घोषित करती है। कैसे? क्योंकि इन पर निर्बंधन और परिसीमाएं लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस अप्लाई कर दिए हैं।
और जो भी इनके पास में शासन रहेगा और उस शासन में जो जिम्मेदारी रहेगी उसको यही धारा सीमित करती है। धारा 8 ही सीमित करती है और उसी धारा के ये अधीन रहेंगे। तो बताओ किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन? धारा 7 और 8 के अंदर हम लोगों ने धारा 7 और 8 को पूरा डिटेल के अंदर देखा। तो जब हम लोग बेरेट को इस प्रकार से पढ़ते हैं तब हमारे कोई भी सवाल गलत होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। और अगर सरफेसियल पढ़ते हैं तो वहां पे वो देव के अधीन हो जाता है, यानी हमारे भाग्य के अधीन हो जाता है। सही हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो ऐसा इस बार पेपर बनने की संभावनाएं कम रहेगी। तो डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो आगे वाली धाराएं हैं वो नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़े। बाकी जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा वो पॉलिटी का है 9:15 बजे। तो उस सेशन के अंदर हम लोग मिलते हैं और आगे की धाराएं और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो वो सारी की सारी कल के सेशन में रख लेते हैं। तो सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो नो डाउट हम लोग पूछ सकते हैं इन धाराओं से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। यहाँ पे नहीं तो आप मैसेज कर देना, उसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो हम लोग सोल्व कर देंगे। अभी तक जितना पढ़ा है उसको पूरा सोल्व, तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको ही साथ में लेके चलो, बाकी मिक्सअप मत करना। आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो अभी वालों को ही कंटिन्यू करो और फिर इनसे रिलेटेड हम लोग सवाल जवाब करेंगे, टेस्ट रखेंगे तो और ज़्यादा ब्रूसअप होगा। टेस्ट का लेवल बेहतरीन रखेंगे तो जो भी सवाल आते हैं उन सवालों को बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो हमारा सिलेक्शन तो नो डाउट हर हाल के अंदर ही होगा। तो सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।